नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट नरेश रावत अपने इस चैनल पर सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य की आगामी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जो सीरीज चला रखी है, उसी सीरीज की एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर नज़र डालेंगे जो बहुत ही आवश्यक हैं। नेट, एचएससी या पीजीटी हिंदी में कई बार इनको पहले पूछा जा चुका है या आने की संभावना है। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और इन सबको नोट्स जरूर बना के रखें ताकि रिवीजन में कोई आपको परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदें के रचनाकार कौन हैं? तो राजस्थान की रजत बूंदें के रचनाकार हैं वो हैं अनुपम मिश्र। इसका ग आंसर सही है। इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? यानी नीचे जो रचनाएं दे रखी हैं ये वीरों की कहानियां नहीं कहती है। तो इसकी जो देखिए, कीर्तिलता, विजयपाल रासो, परमाल रासो और विसल देव रासो, इसमें से जो ख आंसर है विसल देव रासो, ये महाराज विसल देव और राजमती के लिए की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन है। बाकी तीनों में वीर गाथा की जो घटना है वो लिखी गई है। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ इनमें से किस विधा की रचना है? तो इसकी स्टाइल पूछी है। ये इस जल प्रलय में ये लाइव रिपोर्टिंग है, जैसे सामने से एक फ्लड यानी बाढ़ आ रही हो और कोई व्यक्ति उसे सामने से देख करके उसका आंखों देखा हाल लिख रहा हो। इसका सही आंसर है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेंडिंग कहानी का प्रधान पात्र कौन है? तो सिल्वर वेंडिंग जो कहानी है यानी सिल्वर कवर, वेंडिंग का मतलब जो कवर है, एक यशोधर बाबू नामक कैरेक्टर हैं इस कहानी के जो प्रमुख हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ख, यशोधर बाबू। दिनकर की इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? तो ये सभी रचनाएं जो महाकवि दिनकर की हैं, रामधारी सिंह दिनकर की, उनकी जो रश्मि रथी है वो रचना जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, रश्मि रथी। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस गद्य संग्रह से संकलित है? तो भक्तिन जो है वो स्मृति की रेखाओं में, जो स्मृति की रेखाएं उनकी गद्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, उसी में से लिया गया। तो भक्तिन पाठ का जो है वो स्मृति की रेखाओं से अवतरित है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग, स्मृति की रेखाएं। निम्नांकित में से गद्य बद्य रचना है? तो गद्य में बंधी हुई रचना है संदेश रासक। तो इसका आंसर होगा सही घ, संदेश रासक। इसलिए क्योंकि संदेश रासक जो है वो एक ऐसी रचना है जिसमें एक विरहिणी पत्नी का पति जो है उसे छोड़कर के लिए आजीविका कमाने के लिए वो कहीं दूसरे देश चला गया था। तो वो गद्य में लिखी हुई वो रचना है। आगे है क्वेश्चन 8, संगतकार कविता के रचनाकार हैं? तो संगतकार जो हैं वो मंगलेश डबराल जी की लिखी हुई है, क्योंकि कविता का है। तो उसमें इसका जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय है कि संगतकार जो साइड में, जिसको हम प्लेबैक सिंगर के साथ में जो को एंकर जो होते हैं, इसको उनके बारे में ये घटनाक्रम लिखा गया है। तो बहुत ही सुंदर कविता है मंगलेश डबराल जी की संगतकार। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषाविद हैं? तो खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी हैं। उन्होंने ही ये अपना उक्ति जो है वो दी है। तो उसका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव है?
तो जामुन का जो पेड़ कहानी है उसमें लिखा है प्रशासन की व्यवस्था और उसकी संवेदनशीलता के बारे में। जो प्रशासन है वो अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं करता है और उनकी जो संवेदनता है वो जीरो की तरफ चली गई, यानी शून्य की तरफ वो चली गई है। तो अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, प्रशासनिक व्यवस्था की ओर संवेदनशीलता। आगे अगला प्रश्न है प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध में व्यंग्य विषय है। तो प्रेमचंद के फटे जूते जो विषय है उसका दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता। ये कुछ लोग जो हैं वो शो ऑफ करते हैं, तो इस वाले चैप्टर में, इस निबंध में जो व्यंग्य किया है दिखावे की प्रवृत्ति की और अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं उनके बारे में। तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय क्या है? तो तुलसीकृत रामाज्ञा का जो वर्ण विषय है वो है शुभ अशुभ फल का विचार करना। हम ये सोच करके सभी काम करते हैं कि इसका फल कैसा मिलेगा, शुभ मिलेगा या अशुभ। तो इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ख, शुभ अशुभ फल का विचार करना। अगला है इनमें से किस इतिहास लेखन में हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर है गार्सा द तासी, एक पाश्चात्य जो आलोचक रहे हैं, तो उन्होंने ही इसे कहा है कि इतिहास लेखन में हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन ने हिंदी को की कितनी बोलियां मानी हैं? तो जो ग्रियर्सन ये भी एक पाश्चात्य विद्वान है, इन्होंने हिंदी की 8 बोलियां जो है वो मानी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी जो काव्य संग्रह है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। अतः इस प्रश्न का जो उत्तर होगा घ, बुनी हुई रस्सी। इनमें से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया है? तो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, वो हैं मम्मट, जो कि संस्कृत के आचार्य हैं। तो उन्होंने कहा है शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार का शब्द का प्रयोग। देव ने किसे 34वां संचारी भाव माना है? वैसे ये तो आपको पता होगा कि संचारी भावों की संख्या 33 है, लेकिन उन्होंने छल को भी एक 34वां जो संचारी भाव माना है। तो आंसर होगा ग, छल। ब्रह्मा स्वाद विभानुभाव्यन अलौकिक चमत्कारकारी रसः रस विषयक यह स्थापना किस आचार्य की है? तो ये प्रश्न जो है वो काव्य शास्त्र से लिया है, तो इसका भी आंसर होगा ग, मम्मट। मम्मट की उक्ति है ये। 19वां प्रश्न है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इन आचार्यों का नाम है वामन। तो वामन ने कहा था काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो उनका गुण है, वही ही काव्य है। आगे अगला प्रश्न है, आखिरी का प्रश्न है ये, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण किस आचार्य ने प्रस्तुत किया है? तो एक शंकुक नाम के आचार्य हैं जिन्होंने रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया था। भट्टलोलट, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ये सभी अपने अपने धर्म के प्रस्तोता हैं। किसी ने भुक्तिवाद, किसी ने अनुमतिवाद, किसी ने उत्पत्तिवाद, तरह तरह के से व्याख्याएं की हैं। तो ये थे वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा प्रयास आपको सार्थक लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहायता पहुँचा रहा होगा। और कोशिश ये है हमारी कि हम हर बार नए नए प्रश्न आप तक पहुँचाएँ और आगामी जो
एस्टेट है जो कि 2022 का था, वो थोड़ा एक्सटेंड करके 5 और 6 दिसंबर को वो कर दिया गया है, तो वो पोस्टपोन हो गया है। जब तक कि एस्टेट होगा तब तक आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हम आप पहुंचाएंगे और कोशिश रहेगी कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।